इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी भारत को मिली है। इसका आयोजन अहमदाबाद में होगा। आपको बता दें कि सभी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक में यह फैसला सुनाया गया। भारत के साथ मेजबानी की दौड़ में नाइजीरिया भी शामिल है। आपको बता दें 2036 ओलंपिक्स खेलों की मेजबानी भी भारत करना चाहता है। उसी दिशा में कॉमनवेल्थ गेम्स में मेजबानी मिलना सकारात्मक कदम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत ने 2010 में आखिरी बार जो है कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी। तब आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में हुआ था। इस बार आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में होने जा रहा है, जहां पिछले कई सालों से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अहमदाबाद से राहुल पांडे जो हैं वो जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। राहुल, क्या पूरा मामला, किस तरीके की तैयारियां जो हैं यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर हो गई है? राहुल, अगर आप तक मेरी आवाज आ पा रही है? तो देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी जो है वो भारत करने जा रहा है, जिसका आयोजन जो है वो अहमदाबाद में होगा। और आपको बताते चलें कि कॉमनवेल्थ को लेकर पूरे अहमदाबाद में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यहां पर डेवलप किया जा रहा है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर किस तरीके से अहमदाबाद में यहां पर जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी डेवलप करने की बात की जा रही है। आपको बता दें कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 जो है वो अहमदाबाद में इस बार आयोजित किया जाएगा। पिछली बार 2010 में जो है भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी, जिसका आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में हुआ था। लेकिन इस बार गुजरात के शहर अहमदाबाद में होने जा रहा है। चलिए फिर से चलते हैं हमारे संवाददाता राहुल पांडे के साथ, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, किस तरीके की तैयारियां गुजरात के अहमदाबाद में जो है 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होने जा रहा है? जी बिल्कुल, आज का दिन गुजरात के लिए इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में उस बैठक का फैसला आ गया है जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। और इसके लिए काफी जब गुजरात के मुख्यमंत्री उस टाइम के जब नरेंद्र मोदी थी, तब उन्होंने सपना देखा था कि गुजरात में स्पोर्ट की एक्टिविटी और यहाँ पे खेला जाए। और आज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का भी सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है। राहुल, देखिए, इसमें नाइजीरिया जो है वो भी दौड़ में था, लेकिन भारत को मेजबानी जो है वो मिल गई है। 2010 के बाद अब जो है तकरीबन मान के चले 20 साल के इंतजार के बाद जो है यहाँ पर होने जा रहा है। जी बिल्कुल, नाइजीरिया को पछाड़ते हुए दुनिया के सामने भारत ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जब भारत विश्व स्तरीय योजना की हो तो भारत से बेहतर मेजबानी कोई नहीं कर सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल, आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। दिल्ली वसंत विहार में कमला पसंद ब्रांड से जुड़े कारोबारी परिवार में आज एक दुखद घटना हुई है। परिवार की पुत्रवधू के कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आपको बताते चले किस तरीके से कारोबारी बहू, परिवार की बहू ने जो है यहाँ पर खुदकुशी कर ली है। दिल्ली के वसंत विहार इलाके की यह खबर बताई जा रही है, जहां पर इस खबर आने के सामने आने के बाद पूरे इलाके में कहीं ना कहीं अब जो है सनसनी फैल गई। तो अगली खबर का रुख करते हैं। राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई बुधवार को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने टाल दी है। आपको बता दें कि अधिवक्ता सुधांशु उपाध्याय के आकस्मिक निधन के कारण दीवानी न्यायालय के कॉन्डोलेंसेस हुआ है, जिसके चलते सुनवाई नहीं हो सकी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2025 को निर्धारित की गई है। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि अधिवक्ता सुधांशु उपाध्याय के निधन के कारण अदालत में शोक सभा आयोजित की गई थी। इसी वजह से बुधवार को मामले की सुनवाई संभव नहीं हो पाई है। ये मामला वर्ष 2018 का है। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। हनुमानगंज निवासी मिश्रा ने आरोप लगाया था कि 2018 के
कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस मामले में 5 साल तक अदालती कार्रवाई चली। राहुल गांधी के पक्ष के पेश न होने पर दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया था। आपको बता दें कि फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार के 2 मुचकलों पर जमानत दी थी। गत 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए राजनीतिक साजिश करार कर दिया। राहुल गांधी ने बयान के बाद कोर्ट ने वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। तब से लगातार गवाह पेश किए जा रहे हैं। अब तक केवल एक गवाह से ज़हर पूरी हो चुकी है, जबकि दूसरे गवाह से ज़हर शुरू भी नहीं हुई है। अक्सर हड़ताल और गवाहों के अनुपस्थिति के कारण कार्रवाई में देरी आ जाती है। तो बिहार सरकार में सूचना प्रावैधिकी और खेल विभाग का पदाधिकार ग्रहण करने के उपरांत मंत्री श्रेयसी सिंह का जमुई आगमन होने पर एनडीए कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। जमुई पहुंची पर श्रेयसी ने सबसे पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद शहर के निजी विवाह भवन में आयोजित भव्य स्वागत समारोह में श्रेयसी सिंह का अभिनंदन भी किया गया। मंत्री श्रेयसी सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि कल पहली बैठक थी इस नई सरकार की ओर से। उन्हें कैबिनेट की बैठक में हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि पूरे बिहार में भर में 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि जमुई ज़िला में भी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाए। साथ ही मैं प्रण लेती हूँ कि जो खेल व्यवस्था को सुधारने के लिए जो मेरे नॉलेज में हो सकेगा मैं उसे ज़रूर करूँगी। कल पहली बैठक थी इस नई सरकार की और उस कैबिनेट की बैठक में हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि पूरे बिहार भर में 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को खोला जाएगा। मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व से ये अनुरोध करती हूँ कि जमुई के एरिया में, जमुई के जिला में भी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई का ज़रूर खुले। साथ ही साथ ये प्रण लेती हूँ कि जो खेल व्यवस्था को सुधारने के लिए जो मेरे नॉलेज, जो मेरा अवेयरनेस एक खिलाड़ी के रूप में रहा है, उसके साथ साथ सरकार की हर एक उस योजना को और सरकार के साथ समन्वय बैठाकर चाहे जितने भी स्टेडियम हो, छोटे हो या बड़े हो, उनको सुचारू रूप से चलाया जाए। अगर सरकार पीछे हटती है तो अपने युवा भाइयों और बहनों से आग्रह करके क्लब का फॉर्मेशन करके सिर्फ जमुई ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में खेल की व्यवस्था को सुधारने का प्रण भी हम लोग आज लेते हैं। के नेतृत्व में किसानों ने जिला मुख्यालय किसान कमिश्नरियों चौराहों के पास मार्च कर कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान सपेरों की बीन बजाकर माहौल का जीवंत किया गया। जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने कहा कि लगातार समस्याओं की अधिकारियों के सामने रखा गया है, लेकिन कोई निस्तारण नहीं हुआ है। किसान गन्ना ढुलाई, भाला और तोल गड़बड़ी से परेशान है। आज भी जिला मुख्यालय का घेराव शुरू कर दिया गया है और अगले सप्ताह भी घेराव जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली आंदोलन की 5वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। हजारों की संख्या में किसान अपनी मांगों के समर्थन में जुटे हुए हैं। किसानों ने जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन जताकर अपना यहाँ पर घेराव किया। आंदोलन में शामिल होना है। आज आंदोलन है। एक तो दिल्ली आंदोलन को 5 साल हो गए आज, जो उस समय वादे हुए थे वो पूरे नहीं हुए, उनके विरोध में है। दूसरा, गन्ना ढुलाई भाड़ा बढ़ाते हमारा, उसके विरोध में आज हम आए। बिना आंदोलन ट्रांसपोर्टर ने कोई हड़ताल नहीं करी, कोई मांग नहीं करी। बिना पेट में दर्द हो दवाई देती ट्रांसपोर्टरों को 5 रुपए का अधिकार पड़ रहा है किसानों पे। एक तरफ तो गन्ना रेट नहीं बढ़ाया हमारा, उस हिसाब से जिस हिसाब से हम बढ़वाना था, ऊपर से बिना किसी मांग के भाड़ा बढ़ा दिया। 30 रुपए बढ़ाए वो नाकाफी है, भाड़ा बढ़ा दिया 33%। फिलहाल जो है एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप कहीं ना जाइए, बने रहिए सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। अमेठी में विद्युत विभाग ने बकाया बिलों के निपटारन के लिए जरूरता यहाँ पर जागरूकता रैली और उपभोक्ताओं से भुगतान करने की अपील की है। बिजली विभाग
में आपको बता दें कि बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के तहत घरेलू 2 किलोवाट और व्यावसायिक 1 किलोवाट के बकायादारों को 31 मार्च 2025 से पहले का पूरा बकाया माफ किया जाएगा, ये बात उन्होंने कहा। आपको बता दें कि योजना के पहले चरण में मूलधन पर 25% तक की छूट उपलब्ध है। दूसरे चरण में 100% ब्याज माफी के साथ मूलधन पर 20% अतिरिक्त राहत दी जाएगी। तीसरे चरण में 100% ब्याज माफी के साथ 15% मूलधन की छूट दी जाएगी। विद्युत चोरी के मामले में 40% तक की राहत का प्रावधान भी यहाँ पर रखा गया। उपभोक्ताओं अपनी नजदीकी आंगन की किस्तों पर आसानी से भुगतान कर सकेंगे। ये रैली विभाग के जागरूकता प्रयास का हिस्सा बताई जा रही है। देखिए, बिजली बिल राहत योजना 2025-26 ये लाई गई है। ये एक जैसे उन उपभोक्ताओं के लिए जो लॉन्ग अनपेड है, जो नेवर पेड है। लॉन्ग अनपेड का मतलब हुआ कि जिन्होंने 31/3/2025 से पहले जमा किया हो, उसके बाद जमा नहीं किया हो जी। और नेवर पेड के जिन्होंने कनेक्शन ले लिया और आज तक कभी जमा नहीं किया हो, उनके लिए योजना लाई गई। इसमें LMD 1 के 1 और 2 किलोवाट उपभोक्ता शामिल है और LMD 2 के जो हैं वो 1 किलोवाट शामिल है। इसमें क्या है कि योजना 3 चरणों में चलेगी। इसमें रजिस्ट्रेशन, एक पहला रजिस्ट्रेशन होगा 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। दूसरा जो होगा वो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक और तीसरा होगा 1 फरवरी से 28 फरवरी तक। इसमें यह है कि जो पहले आएगा उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसमें है कि पहले जैसे जो योजनाएं चलती थी उसमें केवल सरचार्ज वगैरह में छूट दी जा रही थी। इस योजना में है कि सरचार्ज के साथ साथ जो है मूलधन में भी छूट दी जा रही है। कितने % रही? इसमें क्या है कि अगर आप पहले चरण में रजिस्ट्रेशन कराते हैं जी तो सरचार्ज तो आपका पूरा माफ़ हो जाएगा। प्लस में जो 31/3/25 तक का जो आपका बकाया है, मूल बकाया, उस पर 25% मूलधन पर छूट दी जाएगी। अगर दूसरे चरण में कराते हैं तो सरचार्ज पूरा माफ़ हो जाएगा, मूलधन पे 20%। और तीसरे चरण में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो फिर आपका सरचार्ज पूरा माफ़ होगा और मूलधन का जो है 15%। इसमें है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको 3 ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन है कि आप एकमुश्त भी जमा कर सकते हैं। दूसरा है कि आप मासिक किस्त भी ले सकते हैं। अगर आप एकमुश्त लेते हैं तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट है और अगर मासिक किस्त लेते हैं तो उसमें भी क्या है कि आपको 750 का मासिक किस्त लेते हैं तो उसमें 10% मूलधन में छूट मिलेगी और सरचार्ज तो पूरा माफ़ होगा। और अगर 500 की किस्त लेते हैं तो उसमें जो है आपको 5% मूलधन में छूट दी जाएगी और सरचार्ज पूरा माफ़ होगा। प्लस इसमें विद्युत चोरी वाले प्रकरणों में भी इसमें दिया गया, इसमें कोई कैटेगरी निर्धारित नहीं किया गया। इसमें कोई भी प्रकरण जिनका विद्युत चोरी से है तो उसमें है कि उनको जो असेसमेंट बना है उसमें आधी छूट मिल जाएगी, उनको अधिकतम आधी छूट मिल जाएगी। अगर बाद में आते हैं तो थोड़ी छूट कम 45%, उस तरह से आगे 40% तीसरे चरण में मिलेगी। ये काफ़ी अच्छी योजना है। तो लखनऊ में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का निरीक्षण करने पहुंचे राज्य मंत्री दानिश आज़ाद ने विभागीय कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा की है। निरीक्षण के दौरान उन्हें वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से संबंधित कई खामियां और अव्यवस्थाएं कमियां नजर आई हैं। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वक्फ संपत्ति से जुड़ी सभी फाइलों का सुनिश्चित और सुव्यवस्थित तरीके से सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या जानकारी अभाव की स्थिति न बने। इस दौरान बोर्ड के कर्मचारियों ने मंत्री से मुलाकात कर बकाया वेतन की समस्या भी रखी है, जिस पर उन्होंने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। वहीं प्रशासनिक कारणों से वक्फ बोर्ड कर्मचारियों की सभी छुट्टियां 5 दिसंबर तक रद्द भी कर दी गई हैं। मंत्री ने भी बताया कि उम्मीद पोर्टल पर प्रदेश की सभी वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और संपत्ति प्रबंधन में सुधार भी लिया जाएगा। तो अमेठी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 75वें संविधान दिवस पर विशाल और भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जय भीम के जोशीले नारों से पूरा नगर गूंज उठा और वातावरण में उत्साह और सम्मान भी देखने को मिला। ये शोभा यात्रा कंचना से प्रारंभ हुई और नगर के मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए पुनः कंचना में ही आकर संपन्न हुई है। यात्रा में शामिल लोगों ने संविधान के महत्व और बाबा साहेब के योगदान को याद करते हुए सामाजिक सद्भाव और समानता का संदेश दिया है। कार्यक्रम को सुचारू और सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जायजा थाना प्रभारी अरविंद सिंह स्वयं दलबल के साथ पूरे मार्ग पर मौजूद है, जिससे यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से पूरी हो सकी है। तो मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने एसआईआर प्रक्रिया में हो रही असुविधाओं को लेकर डीएम कार्यालय में जमकर नारेबाजी की है। सांसद ने आरोप लगाया कि बीएलओ समय पर मतदाताओं के घर नहीं पहुंच रहे हैं।
जबकि आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर और क्या कुछ कहा है। उन्होंने डीएम अनुज कुमार के माध्यम से मुख्य चुनाव अधिकारी को ज्ञापन देकर एसआईआर प्रक्रिया की अवधि कम से कम 3 महीने बढ़ाने की मांग की है। रुचि वीरा ने कहा कि फॉर्म उपलब्ध न कराने और प्रक्रिया में देरी के कारण मतदाता प्रभावित हो रहे हैं। सांसद ने इस गंभीर मामला बताया और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की अपील भी की है। उनके विरोध में प्रदर्शन में आपको बता दें कि अन्य पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। चंदौली में शराब ठेके के बाहर युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभ जांच में सामने पता चला है कि देखिए, प्रारंभ में पुलिस ने मृतक के साथ मौजूद युवक के बयान के आधार पर इस दुर्घटना माना था, लेकिन परिजनों की तहरीर के बाद मामला हत्या में तब्दील हो गया। शराब के नशे में हुई कहासुनी के बाद आरोपियों ने युवक पर हमला किया। घटना की पुष्टि शराब ठेके के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज के वायरल होने पर हुई है, जिससे हत्या का पूरा मामला सामने रखा जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच यहां पर शुरू कर दी और उसमें तेजी भी देखने को मिल रही है। देखिए, 23/11/2025 के रात में एक घटना हुई थी, जिसमें पहले तो जानकारी हुई थी कि एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन बाद में फुटेज से ये चीज़ सामने आया कि इसमें मार करके पीयूष सिंह उर्फ छोटू नाम के लड़के की हत्या की गई थी। तो इसमें मिले फुटेज के आधार पर और लोगों से पूछताछ के बाद थाना सैयद राजा की पुलिस टीम सक्रिय हुई और इसमें ये तथ्य सामने आया कि 23/11/2025 रविवार के शाम करीब 8 बजे छोटू और ये विनायक, ये दोनों, इन दोनों से विजय, अभियुक्त विजय और उसके भाई विजयमल के साथ रोड क्रॉस करने को लेकर के बगई कुंभापुर जो अंडरपास है वहाँ विवाद हुआ और उन सब ने, छोटू और उसके मित्र ने, विनायक ने, इनको कुछ कहा सुना और हल्का फुल्का मारपीट दिया। उसी मारपीट का बदला लेने के लिए विजय ने अपने मित्रों के साथ मिल करके एक प्लानिंग बनाया, जिसमें कई लड़के शामिल थे। इसमें हैं विमलेश और विजय तो है ही, विनय यादव और अमित, कुल 5 लड़के। इन्होंने प्लानिंग बनाया कि उसको मारना है और इसके लिए उन्होंने वहाँ शराब की दुकान जो काजीपुर में है उसके चखना विक्रेता से संपर्क किया और लोकेशन देने के लिए। तो रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास जब वहाँ पर शराब लेने के लिए छोटू और विनायक पहुँचे तो चखना विक्रेता ने उनको इनका लोकेशन दिया कि ये यहीं पे है। उसके बाद इसके पहले ही ये सभी अभियुक्तगण शराब और बियर का छक्कर के सेवन किए और प्लानिंग के तहत वहाँ पर पहुँचे और उसको डंडे से और हाथ से और शराब की बोतल से मारना पीटना शुरू कर दिया, जो कि शराब की दुकान के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में भी देखा जा सकता है। महोबा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कथित भ्रष्टाचार के विरोध में किसान उग्र हो गए हैं। जय जवान जय किसान एसोसिएशन के नेतृत्व में 100 दिनों से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और आपको बता दें कि बुधवार को सदर तहसील में अंतर्गत होकर शासन को खून से खत लिख दिया। किसानों का आरोप है कि 2024-25 की बीमा राशि दलालों के खातों में भेजी गई है, जबकि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। इफ्को टैक्सो के जिला प्रबंधक निखिल पर मुकदमा दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई है। सिजवाहा और जैरैया गांव के किसानों की रकम मध्य प्रदेश के दलालों के खातों में चली गई है। किसान चेतावनी दे रहे हैं कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा और बड़े स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। दूसरा पेज होगा अंकल जी, दूसरा पेज निकाल दो आप। दूसरा दशा है, बेबस होकर के खून का खत लिखना पड़ रहा है, तब भी यहाँ का जो प्रशासन है खून से ही उसे संतुष्टि नहीं है।
मानी किसानों के खून से ही संतुष्टि नहीं है, खून के खत से भी संतुष्टि नहीं है। और हम अपने गुलाब सिंह राजपूत का अध्यक्ष जी का हर श्वास तक साथ देंगे और जहां तक वे लड़ाई लड़ेंगे, जहां उनका एक बूंद पसीना गिरेगा वहां हम 100 बूंद खून गिराएंगे। कानपुर देहात के 12 गांव में मतदाता सूची के शुद्धिकरण हेतु चल रहे एसआईआर अभियान को लेकर आज बड़ा विवाद खड़ा हो गया। समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता रुबीना कुरैशी ने एसआईआर फॉर्म में तकनीकी समस्याओं, विशेषकर भाग्य संख्या भरने में आ रही दिक्कतों को लेकर आवाज उठाई है। उनका आरोप है कि इन त्रुटियों के आधार पर नोटिस भेजा जा चुका है, जिससे वोट काटने की संभावना बनती है, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का सीधा हमला है। मामला बढ़ने पर जिला अध्यक्ष और अन्य सपा कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद हुए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। स्थिति गंभीर होते ही पूर्व सांसद राजाराम माल मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाल ने बताया कि सारी अनियमितताओं की सूचना जिलाधिकारी को दे दी गई है। विवाद बढ़ने पर एसडीएम नीलिमा यादव मौके पर पहुंची और आश्वासन दिया है कि सभी तकनीकी खामियों को तुरंत ठीक कर लिया जाएगा ताकि किसी भी नागरिक का मतदान करने का अधिकार प्रभावित न हो। 12 गांव में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगभग सभी पूरे ग्राम पंचायत के लोग बहुत उत्साह के साथ निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक काम कर रहे थे और लगभग 70% लोगों ने अपने एसआईआर फॉर्म भरकर बीएलओ को दे दिए। मैंने प्रॉब्लम ये देखी कि भाग संख्या जैसे मेरी 160 है, 160 भाग संख्या में मेरी माता जी का नाम है नफीसा बेगम। जब मैंने लॉगिन की उसमें और जैसे ही ऑनलाइन भरा और 160 भाग संख्या के साथ मैंने क्लिक किया तो मेरी माता जी की जगह वहाँ कोई कमला देवी ग्राम पंचायत 12 न दिखा के चिरौरा दिखाया। तो मुझे डाउट हुई कि ये क्या प्रॉब्लम है। मैंने इसको लेकर बीएलओ से बात की तो उन्होंने कहा, लेखपाल मैडम जी ने मुझे यही कहा है कि 160 डालिए। तो मैंने लेखपाल मैडम से बात की कि मैडम 160 डलवा रही, इसमें तो मेरी माता जी का नाम गलत आ रहा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैथ मैचिंग नहीं हो पाया, जिसके वजह से मैं चुनाव आयोग महोदय से भी मेरा निवेदन है कि ये एसआईआर प्रक्रिया के तहत जब हम अपने अभिलेख आपको ऑलरेडी दे रहे हैं तो फिर ऐसा फॉर्म बीएलओ के द्वारा, लेखपाल के द्वारा क्यों भरवाया जा रहा है कि मुझे नोटिस आए। और जब मुझे नोटिस आएगी तो मेरी माता जी की 90 वर्ष उम्र है, वो कोई भी दूसरा अभिलेख नहीं दे पाएंगी। ग्राम 12 में आज एसआईआर को लेके मैंने जो भी यहाँ पे ग्रामीण है और जो भी यहाँ पे संभ्रांत लोग हैं उनसे वार्ता की। उनके डाउट्स थे जो हमारे एसआईआर की जो 2003 की मतदाता सूची है उसमें उनके नाम को लेकर जो वेबसाइट पर सूची उपलब्ध है उसमें कुछ उनके डाउट्स थे, उसको मैंने क्लियर कराया है और सबको ये एश्योरेंस दिया है, सबको ये आश्वासन दिया है किसी भी वैध मतदाता का नाम ड्यू प्रोसेस के बिना नहीं कटेगा और वैध मतदाता का नाम हमारा एसआईआर के बाद सूची में आएगा। मेरी लोगों से यही अपील है कि अपना गणना प्रपत्र शीघ्र अतिशीघ्र डिटेल्स के साथ भरकर अपने बीएलओ सुपरवाइजर को दे दें, क्योंकि अगर वो बीएलओ सुपरवाइजर को दे देंगे तो जो हमारा 9 तारीख को हमारा ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा उसमें उनका नाम आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।